स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मित्रों, मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान के अभिप्रेरणा नामक टॉपिक की बात कर रहे हैं और यह हमारा 5वां लेक्चर है। अभिप्रेरणा के इस 5वें लेक्चर में हम लोग अभिप्रेरणा के घटक और अभिप्रेरणा चक्र के बारे में समझेंगे। मित्रों, अपने पिछले वीडियो में हमने प्रेरक क्या होते हैं और प्रेरकों का वर्गीकरण किस प्रकार मैस्लो महोदय ने, थॉमसन महोदय ने और गैरेट महोदय के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ अभिप्रेरणा के प्रकार में हमने आपको बताया था कि क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अभी तक हमारे आपने वीडियो ना देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अभिप्रेरणा के घटक की चर्चा करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं अभिप्रेरणा के घटक। निश्चित रूप से अभिप्रेरणा के घटक हम पढ़ने वाले हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, यानी जॉन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के 4 घटक बताए हैं। यानी प्रश्न आए कि अभिप्रेरणा के कितने घटक होते हैं। तो अभिप्रेरणा के कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। अभिप्रेरणा के 4 घटक होते हैं। इसको आपको याद करना है कि अभिप्रेरणा के 4 घटक हैं। अगर आपसे पूछा जाए अभिप्रेरणा के पक्ष कितने हैं या अभिप्रेरणा के स्रोत कितने हैं या अभिप्रेरणा के सोपान कितने हैं, तो अभिप्रेरणा के 3 सोपान हैं, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। और अगर आपसे पूछे कि अभिप्रेरणा के घटक कितने हैं, तो अभिप्रेरणा के 4 घटक हैं, याद रखिएगा। अब कौन कौन से हैं पहले उनको समझ लो। नंबर 1 है उत्तेजना। पहला घटक है उत्तेजना। और उत्तेजना क्या है? किसी प्राणी के उत्तेजित होने की सामान्य अवस्था, किसी भी प्राणी के उत्तेजित होने की जो सामान्य अवस्था है वो क्या होती है? उत्तेजना कहलाती है। और इसके 3 स्तर हैं, उच्च, मध्य और निम्न। इसके कौन से स्तर? 3 स्तर हैं। उच्च क्या है? उच्च स्तर में व्यक्ति उतावला और चिंतित होता है, मध्य स्तर में व्यक्ति सतर्क होता है और निम्न स्तर में व्यक्ति सो रहा होता है। ठीक, तो ये उत्तेजना के 3 स्तर हैं, उच्च, मध्य और निम्न। आकांक्षा, दूसरा घटक है आकांक्षा। ब्रूम के अनुसार आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। कहने का मतलब है, यदि किसी विद्यार्थी को विश्वास है कि किसी पुस्तक से आने वाले प्रश्न पत्र में, यानी जो हम एग्जाम देने वाले हैं उस परीक्षा में किसी पुस्तक से 4 प्रश्न आने हैं, तो यथार्थ रूप से आप कह सकते हैं कि आप निश्चित रूप से चाहेंगे कि हम उस पुस्तक को पढ़ लें ताकि वो हमारे 4 प्रश्न बन जाएं। यानी वह उस पुस्तक को पूरी पढ़ना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो आपको क्या है? आपको विश्वास है कि ऐसा करने से, यानी इस पुस्तक के पढ़ने से ऐसा होगा, यानी हमारे 4 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो क्षणिक विश्वास है, ये ब्रूम के अनुसार आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास है। और आकांक्षा क्या है? अभिप्रेरणा का दूसरा घटक है। तीसरे घटक की अगर हम बात करें, तीसरा घटक है मित्रों प्रोत्साहन। क्या है मित्रों? प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन की जब हम चर्चा करें तो प्रोत्साहन लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र पूर्ण साधन होता है। आवश्यकता की पूर्ति होते ही व्यक्ति का प्रोत्साहन की प्राप्ति हो जाती है। बताया था, अगर आपको भूख लगती है तो आपको भोजन की आवश्यकता है, तभी तो आपको भूख लगी है। और जो आपको भूख लगी है वो आपका चालक है और भोजन आपकी आवश्यकता है। जब आप भोजन प्राप्त कर लेते हैं तो वो प्रोत्साहन होता है। तो आवश्यकता की पूर्ति ही व्यक्ति को प्रोत्साहन की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही आपकी आवश्यकता की पूर्ति हुई, आपको प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है। तो प्रोत्साहन लक्ष्य तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जैसे किसी छात्र को किसी कक्षा में 100 छात्रों में से, किसी छात्र को किसी कक्षा में 100 छात्रों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसकी प्रशंसा की जाए तो वह अगली कक्षा में भी प्रथम स्थान पाने की कोशिश करेगा। जब आप उसकी प्रशंसा करेंगे, अगर वो अच्छा स्थान पाता है तो वो अगली बार भी सोचेगा कि मैं अच्छे अंक लाऊं अगली कक्षा में भी, क्योंकि आप उसको मोटिवेशन दिया गया है, उसको प्रोत्साहन दिया गया है। ये कहने का मतलब है। तो ये तीसरा घटक है आपका प्रोत्साहन। इसके बाद अभिप्रेरणा का चौथा और अंतिम घटक है दंड। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक को दंड देते समय उसका अपराध बता देना चाहिए। दंड केवल उसी स्थिति में दिया जाना चाहिए जब धनात्मक तरीकों से काम ना चले। कहने का मतलब है दंड तभी देना चाहिए जब बहुत ही कैसा हो। दंड देने का मतलब ये नहीं है कि डंडे से मारना,
पुरस्कार और दंड। जीवन कौशल में हमारे लेक्चर नंबर आप देख सकते हैं 5वां लेक्चर नंबर में पुरस्कार और दंड को हमने बताया है कि दंड किस प्रकार दिया जाना है। तो अभी तक हमारे वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दंड जो है आपका चौथा घटक है अभिप्रेरणा का। तो याद रखिएगा मित्रों, 4 घटक होते हैं अभिप्रेरणा के। नंबर 1 में हमने आपको बताया है कि पहला घटक है उत्तेजना। नंबर 2 में हमने आपको बताया है कि जो दूसरा घटक है वो है आपका आकांक्षा। और नंबर 3 में हमने आपको बताया है कि जो आपका तीसरा घटक है उसको कहेंगे आप प्रोत्साहन। और नंबर 4 चौथा घटक है आपको दंड। और दंड तब देते समय बालक को उसका अपराध बता देना चाहिए। थॉर्नडाइक ने कहा है कि दंड केवल उसी स्थिति में दिया जाना चाहिए जब धनात्मक तरीकों से काम ना चले। अब हम पढ़ेंगे मित्रों अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र यानी मोटिवेशनल साइकिल क्या होती है। मोटिवेशन साइकिल की जब हम बात करते हैं तो आवश्यकता से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक के 3 चरणों के चक्रीय क्रम को अभिप्रेरणात्मक चक्र कहते हैं। अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली मुख्य बात व्यक्ति में किसी इच्छा या चाहत का जन्म होना है, यानी उसे किसी की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी पहला चरण होता क्या है इसका, आवश्यकता। अभिप्रेरणात्मक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र और संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र। 2 प्रकार के चक्र होते हैं। तो पहला है चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र। तो इसमें सुनिएगा, ऐसा अभिप्रेरणात्मक चक्र जो स्वतः स्वाभाविक रूप से जारी रहता है चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र कहता है। उदाहरण से आप समझिए, समझ में आएगा। भूख प्यास नींद आदि का चक्र, क्योंकि आज भूख प्यास एवं नींद खत्म होने के बाद फिर अगले दिन भूख प्यास लगेगी, प्यास भी लगेगी, थकान भी होगी, नींद भी आएगी। यानी ये क्रम लगातार चलता रहेगा। ये क्रम क्या होगा, लगातार चलता रहेगा। इसीलिए इसे चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र कहा जाता है, क्योंकि इसका चक्र लगातार चलता रहता है। भूख प्यास आपको प्रतिदिन लगती रहेगी, नींद आपको प्रतिदिन आएगी ही आएगी। तो ये चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र है। इसके 3 चरण होते हैं मित्रों। कौन कौन से? नंबर 1 आवश्यकता। कौन सा? नंबर 1 आवश्यकता, यानी आपको भोजन की आवश्यकता हुई। नंबर 2 चालक। चालक में क्या है, आपको भूख लगी है, भोजन की आवश्यकता है तो आपको तनाव पैदा हुआ, भूख नामक, इस भूख को चालक कहेंगे। आपको भोजन प्राप्ति हो गई तो आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया। लेकिन कुछ समय बाद, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद आपको पुनः भूख लगी तो आपने पुनः उसी आवश्यकता से आप फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही चक्रीय क्या होता है, अभिप्रेरणात्मक चक्र होता है। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र लिखा हुआ है कि ऐसा अभिप्रेरणात्मक चक्र जो स्वयं नहीं चलता बल्कि संज्ञान के द्वारा चलाया जाता है। संज्ञान के द्वारा, स्वयं नहीं चलता। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र कहलाता है। यानी इसको आप उदाहरण से समझें, उपलब्धि सत्ता आदि का चक्र। इस चक्र में कुल 4 चरण होते हैं। 4 चरण कौन कौन से होते हैं अभी हम आपको बताने वाले हैं। अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में जो विराम लक्ष्य या प्राप्ति, यानी आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया, अब आपको स्वतः आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने संज्ञान के द्वारा आवश्यकता को पाने की कोशिश करेंगे। आप अपने संज्ञान के द्वारा ऐसा करने की कोशिश करेंगे, अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। वैसे जैसे ही आपको अपने लक्ष्य पूरा होगा, आप क्या करेंगे, अपने संज्ञान के द्वारा एक नई आवश्यकता उत्पन्न होगी, आप उसको पाने की कोशिश करने लगेंगे। जैसे इसको देखिएगा, आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र क्या होता है। मान लीजिए आप 1000 रुपए की प्राइवेट नौकरी की, आप 1000 रुपए की प्राइवेट नौकरी से 3य श्रेणी का अध्यापक बनना चाहते हैं। तो अभी आप 1000 रुपए की नौकरी करते हैं, आपको क्या करना है, आपको 3य श्रेणी के अध्यापक बनने की कोशिश करनी है। 3य श्रेणी के आपको अध्यापक बनने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। तो आपकी आवश्यकता है 3य श्रेणी का अध्यापक बनना। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 3य श्रेणी के अध्यापक बनने के लिए आप बुक्स खरीदेंगे या कोचिंग करेंगे। और जब आप 3य श्रेणी के अध्यापक बन जाएंगे तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आवश्यकता हुई, चालक हुई, वो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ। अब आप अध्यापक बन गए। अब हो सकता है आप 3य श्रेणी के अध्यापक बनने के बाद 3य श्रेणी के अध्यापक ही बने रहें। लेकिन कभी कभार अगर आपकी किसी ऐसे व्यक्ति, अपने मित्र ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जो कि 2य श्रेणी का अध्यापक है,
तो द्वितीय श्रेणी के अध्यापक बनने की कोशिश आप करेंगे, आपके संज्ञान में आएगा कि क्या मैं द्वितीय श्रेणी का अध्यापक बन सकता हूं, और आपको प्रथम श्रेणी के अध्यापक बनने से जो प्राप्त हुआ है, यानी जो आपका लक्ष्य था तृतीय श्रेणी का अध्यापक बनना, तो आप तृतीय श्रेणी के अध्यापक बन चुके हैं, तो उससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आप द्वितीय श्रेणी के अध्यापक बनने की कोशिश करेंगे। अगली बार द्वितीय श्रेणी के अध्यापक पद प्राप्त करने की आपकी आवश्यकता हो गई, किसके द्वारा? आपके संज्ञान के द्वारा। जरूरी नहीं है कि आप अगर द्वितीय श्रेणी के अध्यापक ना बने तो आप तृतीय श्रेणी के बने रहेंगे, ये आवश्यक नहीं होता है। आपके संज्ञान के द्वारा आपकी आवश्यकता को उत्पन्न करता है और आप अगला लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। तो ये होता है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र। यहाँ यही लिखा हुआ है कि हम एक गांव में किसी प्राइवेट स्कूल में 1000 रुपए को पढ़ाना शुरू करते हैं, अगर और हमने इसके बाद बीएड किया और तृतीय श्रेणी के अध्यापक बनने की तैयारी करने की सोची, कोचिंग और मेहनत करने से तृतीय श्रेणी के अध्यापक बन गए, यानी आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमारे एक दोस्त से मिलकर पता चलता है कि वह द्वितीय श्रेणी का अध्यापक है। हमें इस चीज को ज्ञात हुआ और अब हमें द्वितीय श्रेणी का अध्यापक बनने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए हम और मेहनत करके द्वितीय श्रेणी के अध्यापक की नौकरी करने की कोशिश करने लगे। तो आपके संज्ञान के द्वारा ऐसा हुआ, ये स्वतः नहीं होता है, ये आपके संज्ञान के द्वारा होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।